नमस्कार, एमबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों के निर्माण की गतिविधियों की अनुमति देने का आग्रह किया था और इस मामले में आगे की सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी करने और उसका मुकाबला करने के लिए उसने अपने अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू किया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण भी शुरू किया था, लेकिन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया और इसके अलावा रोगियों के लाभ के लिए राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भी 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है प्रदूषण को लेकर, उसके बाद निर्माण कार्यों पर कहीं ना कहीं अनुमति दी गई है, क्या कुछ इसमें खास रहा और किस तरीके के निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं एक हल्फनामा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिसके अंदर कहा गया था कि सरकारी निर्माण जो है, यानी कि जो सरकारी निर्माण अस्पतालों के अंदर जो किए जा रहे हैं उसको करने की अनुमति दी जाए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अस्पतालों के अंदर जो तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें प्राइवेट या फिर कहें और कंसेशनों की, उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी पाबंदी लगाई गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी पाबंदी लगाई गई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब मांगा गया था कि राज्य सरकारें किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से निर्णय बना रही है और जिस तरीके से कहा गया था कि अगले कदम क्या है। तो यहाँ तक कि यूपी सरकार ने जिस तरीके से कहा कि पाकिस्तान से जो हवा आ रही है उसके अंदर पॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया क्या पाकिस्तान के उद्योग जो है वो बंद किए जा सकते हैं क्या हमारे द्वारा। मगर कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार जो है या फिर और राज्य की सरकार जो है वो निर्माण कार्यों की बात करें तो उसके अंदर जरूर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और उसके अंदर कहीं ना कहीं नियमों के कह सकते हैं पालना भी की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें और जगहों की, तो यानी कि गाड़ियों की पॉल्यूशन की बात करें या फिर कहें स्कूलों के बंद करने की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भी कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया, दिल्ली के अंदर भी स्कूलों को बंद कर दिया गया पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए। मगर यहाँ पर बात करें गाड़ियों के जो पॉल्यूशन की, तो वो कहीं ना कहीं काफी हद तक निकलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर इसको लेकर दिल्ली एनसीआर की तरफ से यानी दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक ऑर्डिनल लागू नहीं किया गया। अगर ऑर्डिनल लागू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर स्थिति बन सकती है। जी फिलहाल प्रदूषण की स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि कुछ सुधार प्रदूषण में आया है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कुछ सुधार जरूर आया पॉल्यूशन के अंदर और कहीं ना कहीं जो बारिश देखने को मिली थी और उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक सुधार वायु के अंदर देखने को मिला। और लगातार एक्वाई लेवल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं कह सकते 250 के करीब यानी 250 के करीब एक्वाई लेवल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक बेहतर सुविधा वायु प्रदूषण जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राज्य सरकारों की, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है, मगर वो कोशिश और ज्यादा सुधार किया जाए उसके अंदर तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो कोरोना को स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चालू रहने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए इनको अनुमति जरूर दे दी गई है। मगर बाकी कंसेशन जो है उनको अनुमति नहीं दी गई है ताकि पॉल्यूशन का स्तर जो है वो कंट्रोल हो सके। जी फिलहाल जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से स्कूलों को बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कार्य जरूर चल रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा भी है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। मगर जितनी भी कोशिश है वो धरातल पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर देखने को मिल रही है। अगर उन कमियों को दूर किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। जी स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए सरकार जो कदम उठाती है राजीव, वो काफी अहम होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजों की सुविधाओं का तमाम व्यवस्था की जाती है, उसमें सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था किस तरीके की है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सुविधाओं की तो दिल्ली सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है, मगर कोशिश के साथ-साथ कहीं न कहीं और कदम भी उठाने चाहिए। मगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वो कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं फैक्ट्रियों के जो धुआँ है या फिर वो या फिर कहें और जो जैसे पॉल्यूशन फैल रहा है गाड़ियों की वज़ह से, उसको भी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और बेहतर कदम उठाने चाहिए और कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर ही इसके अंदर कार्य करना चाहिए। जी। इसी के साथ राजीव देखिए कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अस्पतालों के निर्माण कार्यों को लेकर यहाँ पर अनुमति दी गई है, लेकिन निर्माण कार्य अगर दिल्ली में होंगे तो जो प्रदूषण कुछ कम हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब निर्माण कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर अनुमति दे दी है, तो किस तरीके से फिलहाल निर्माण कार्य चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निर्माण कार्यों की, तो निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है, मगर सभी निर्माण कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के जो तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ़ सरकारी अस्पतालों की जो बिल्डिंग है, यानी जो 7 अस्पताल नए बनाए जा रहे हैं, उनके कार्य के लिए कहा गया है और जो बाकी के जो अस्पतालों के अंदर कार्य चल रहा है, सिर्फ़ उन्हीं को अनुमति दी गई है, ना कि बाकी कंसेशनों को। मगर कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत भी काम बढ़ता है, तो कहीं न कहीं या फिर कहें अस्पतालों के कार्य होते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत ज़रूर स्थिति बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए कितने बड़े कदम उठा सकती है और तीसरी लहर से बचने के लिए यानी कोरोना की जो तीसरी लहर बताई जा रही है, उससे बचने के लिए अस्पतालों के अंदर जितनी भी सुविधाएँ हैं, वो करनी होगी ताकि दिल्ली सरकार जो दूसरी लहर के अंदर कमी देखने को मिली थी, वो कमी तीसरी लहर के अंदर देखने को ना मिले। जी। बिल्कुल, दूसरी लहर में जो कमियाँ देखने को मिली थी, वो तीसरी लहर में ना देखने को मिले, ये तमाम बातें ठीक है। लेकिन प्रदूषण जो है, वो अब कहीं न कहीं कुछ घटा है। अब जो पीएम 0.5 है और पीएम 10 है, ये जो तमाम पार्टिकल है, ये भी कुछ कम होने शुरू हुए हैं। फिलहाल क्या जो जनता को परेशानी प्रदूषण से हो रही थी, उसमें कुछ राहत मिली है जनता को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की कोशिशों की तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने कोशिश ज़रूर की, मगर यहाँ पर जनता की बात करें तो जनता कहीं न कहीं अभी भी परेशान है और कहीं न कहीं पॉल्यूशन के अंदर स्थिति को बेहतर करने के लिए और भी राज्य सरकारों की बात करें, चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो या फिर दिल्ली की हो, तो लगातार कहीं न कहीं तालमेल की कमी है और तालमेल की वजह से ही कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं। अगर तालमेल हो जाता है तो कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन का स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी बड़ी मदद मिल सकती है और केंद्र सरकार भी अगर इनका मदद करे, तो कहीं न कहीं स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति किस तरीके से कंट्रोल होती है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा कि 5 दिसंबर को और 6 दिसंबर को कहीं न कहीं भारी बारिश हो सकती है, उसकी वजह से कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है, वो भी और ज़्यादा घटता हुआ नज़र आएगा। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति घटती है या फिर इसी तरीके से आरोप-प्रत्यारोप या फिर क्या है राजनीति देखने को मिलेगी। जी। ठीक है। राजीव, जो सुनवाई हुई और उसमें क्या कुछ खास रहा? निर्माण कार्यों को लेकर तो उन्होंने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा और क्या कुछ आदेश और निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार को ज़रूर अनुमति दे दी गई निर्माण कार्य के, वो भी अस्पतालों के लिए। मगर जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से कहीं न कहीं उनके जो वकील थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो हवा आ रही है, उसके अंदर पॉल्यूशन है। मगर कहीं न कहीं यहाँ पर भी यूपी सरकार को कहीं न कहीं मुँह की खानी पड़ी और कहीं न कहीं हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अब पाकिस्तान की जो हवा आ रही है, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं? क्या वहाँ के जो उद्योग हैं, उनको बंद कर सकते हैं? तो कहीं न कहीं हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए, एक-दूसरे के ऊपर आरोप नहीं, या फिर वो पाकिस्तान की हवा के ऊपर कहे या फिर कहे अपने-अपने राज्यों की बात करें, यहाँ पर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने-अपने स्थल पर कोशिश की जाए और कहीं न कहीं लोगों को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए जाएँ। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा की जमानत को लेकर मोहाली कोर्ट की तरफ से फैसला मंगलवार तक के लिए अब सुरक्षित रख लिया गया है। खैरा को राहत मिलती है या नहीं, इसको लेकर अब मंगलवार को सुनवाई होगी और उस दौरान पता चलेगा कि किस तरीके की जमानत पर उनको जो राहत है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहीं कल पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के बीच सुखपाल खैरा से जुड़े 2 मामलों की सुनवाई में जहां एक तरफ ईडी की तरफ से सुखपाल सिंह खैरा की कस्टडी मांगी गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी, और इसी मामले में सुखपाल सिंह खैरा की तरफ से डाली गई याचिका पर भी 17 तारीख को सुनवाई होनी निश्चित हुई है। आपको बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने जेल से ही आरोप भी लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी का साथ उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत पर अभी हाल ही में पंजाब के सीएम चन्नी उनके परिजनों से, उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उनकी ये शिकायत भी दूर की गई थी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सुखपाल सिंह खैरा की जमानत को लेकर ये फैसला सुरक्षित रखा गया है, अब मंगलवार को सुनवाई होगी और उसके बाद तमाम चीजें साफ होंगी कि उनको राहत मिलती है या नहीं, लेकिन फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि ज़मानत याचिका, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं सुखपाल खैरा उम्मीद कर रहे थे कि अगर उनकी ज़मानत याचिका एक्सेप्ट की जाती है, उनको ज़मानत मिल जाती है, तो जो आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2 मसले लग रहे थे, एक स्टे को लेकर, हम्म। तो वहीं दूसरा ईडी के खिलाफ उनका एक लगना था कि उनको जिसमें उनकी कस्टडी और रिमांड की माँग को लेकर उनका केस आज लगना था। तो इन 2 मसलों में उनको कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नज़र आ सकती थी। पर मोहाली कोर्ट ने उस फैसले को, अगर हम कहें कि सुरक्षित रख के, मंगलवार तक सुरक्षित रखकर अब एक प्रेशर फ्री कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को। तो देखिए, एक डिसीजन के बेस पे दूसरे डिसीजन के कहीं न कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शायद इस चीज को ही देखते हुए मोहाली कोर्ट ने मंगलवार तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसके बाद मंगलवार को जो आज डिसीजन होंगे या फिर आज जो 2 सुनवाई होंगे, उसके बेसिस पे भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि एक तरफ ईडी लगातार रिमांड मांगती हुई नजर आ रही है कि उन्हें और ज्यादा टाइम के लिए रिमांड दी जाए सुखपाल खैरा की, तो वहीं सुखपाल खैरा की तरफ से एक अन्य केस मतलब एक अन्य रिट लगाकर स्टे की मांग की जा रही है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए शायद मोहाली कोर्ट ने उनकी जो जमानत की याचिका थी, उसको अभी के लिए, अगर हम कह सकते हैं कि उसके फैसले को सुरक्षित रख लिया है और वो मंगलवार तक देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ था और उनकी कार्रवाई चल रही थी। पर सुखपाल खैरा ने स्टे इसलिए जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस लगाया, उसमें कहना है कि ईडी की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है। ये उनका कहना था और इसको लेकर आज सुनवाई होनी है। तो अब ये देखना होगा कि इसका क्या हल निकलता है। पर अगर हम कह सकते हैं, लगातार सुखपाल खैरा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम आए कि दोनों बार विधानसभा सेशन, या मार्च में हम बात कर लें, जो पिछला विधानसभा सेशन चल रहा था, तब भी उनके घर में ईडी की रेड हुई थी। उसके बाद इस बार भी जब विधानसभा सेशन, जो हम कहेंगे 2 दिन का खास सत्र बुलाया गया, तो उसी के दौरान उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया था। तो देख सकते हैं, लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, पर उन्हें कहीं न कहीं जहाँ पे उम्मीद थी, कांग्रेस से सपोर्ट की, उन्हें जहाँ वो पहले नहीं मिला, उन्होंने इसके खिलाफ बोला भी। और उसके बाद हम कह सकते हैं, मुझसे चंजी चन्नी उनके घर भी आए थे, मिलके आए थे, पर उसके बाद क्या उनका गुस्सा शांत हुआ है नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि अब तक वो खुल के सामने नहीं आए हैं। पर अगर एक बार जमानत हो जाती है, तो शायद वो अपना स्टैंड क्लियर कर पाए। जी। ठीक है अमित, जिस तरीके से अब ये फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसमें किस तरीके की उम्मीदें या आशंकाएं जताई जा रही है? उनको जमानत मिल सकती है या नहीं? तमाम समीकरण क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जहाँ पे हम बोले कि अगर कल ही कंसिडर किया जाता, तो कल काफी हद तक चांसेस थे कि उनको जमानत मिल जाए। पर अगर हम आज की बात करते हैं, अगर आज ईडी ने जैसे और रिमांड के लिए डिमांड की गई है, अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, क्योंकि जवाब देना था सुखपाल खैरा को कि आपको क्यों ना ईडी को रिमांड दी जाए, तो उसके लिए उन्होंने जवाब देना था। अगर वो सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि उनको रिमांड दे दी जाए, और ऐसे में मोहाली कोर्ट की तरफ से जो बेल देने की अगर प्रक्रिया थी, वो फिर उस ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं की जाएगी। वो ऑटोमेटिकली फैक्टर हो जाएगा कि ऑलरेडी रिमांड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दे दी है, तो ऐसे में उनकी बेल एप्लीकेंट को रद्द किया जा सकता है या फिर वो बेल एप्लीकेशन खारिज की जा सकती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना होगा। तो शायद इसलिए सुखपाल खैरा भी चाहते थे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और अपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दोनों केसेस जो आज लगने हैं, उससे पहले उनको कोई एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता, पर वो उन्हें नहीं मिला है। और शायद इसी फैक्टर को मोहाली कोर्ट ने भी ध्यान में रखा था, मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ध्यान में रखा था कि उनके इस फैसले से कल के जो 2 केस है, उस पे कोई ना कोई प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपना फैसला ही, अगर हम कहते हैं, एक तरह से हम कहें ऑन होल्ड रख लिया है, और वो मंगलवार को सभी फैक्टर्स देखकर ही सुनाया जाएगा। जी। बिल्कुल, मंगलवार को तमाम फैक्टर्स देखकर फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आज की जो सुनवाई है उसमें किस तरीके की जानकारी, कोई अहम जानकारी उसके लिए? देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जहाँ पे उन्होंने ईडी से और ज्यादा समय रिमांड बेसिकली मांगी थी, उनका कहना था कि उनके पास पर्याप्त टाइम नहीं है। लगातार आपको बताएं, पहले भी 7 दिन का टाइम दिया गया था रिमांड का, तो उसके बाद लगातार मांग कर रहे थे कि हमें और ज्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि काफी सीरियस केस है, कई पहलुओं पे चर्चा करनी, डिस्कशन करनी, इंटेरोगेशन करने की जरूरत है। तो ऐसे में और ज्यादा टाइम मांगा जा रहा था। ऐसे में सुखपाल खैरा से जवाब मांगा गया था कि ईडी की तरफ से डिमांड की जा रही है कि और ज्यादा रिमांड का टाइम दे, तो इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आप अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दीजिए। तो उन सभी फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो जवाब गया, क्या कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी लगता है, क्या जो जवाब सुखपाल खैरा की तरफ से दिया गया है कि वो काफी है। ये एक अहम फैसला होगा। भाई दूसरी तरफ एक और केस उनकी तरफ से लगाया हुआ है कि
ईडी के जुरिस्डिक्शन ही नहीं है जिसके अंदर वो कार्रवाई कर रहे हैं। एक ये भी फैक्ट उनकी तरफ से एक अलग स्टे के लिए उन्होंने कार्रवाई के लिए एक लगाया हुआ है। तो ये 2 केसेस एक साथ लगाए गए और दोनों में ही अलग-अलग एंगल है। एक ठीक है। तरफ जहाँ पे वो रिमांड पे क्यों ना उनको रिमांड पे लिया जाए उसका जवाब देंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने ये केस लगाया कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है। तो ये दोनों ही केसेस में अगर कोई भी वो सुखपाल खेरा के फेवर में आता है तो ऐसा हो सकता है कि ये पूरी सुनवाई ही रुक सकती है। खैर ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ही सभी पहलुओं को देख के लीगल एंगल्स और जो भी अगर हम कहें कार्रवाई बनती है उसको डिसाइड करके ही कोई फैसला देगी। पर ये हमें आज शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या सुखपाल खेरा को राहत मिलती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से या नहीं। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य सरकार के निलंबन के आदेश के खिलाफ विद्रोही तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने निलंबन आदेश को स्वीकार करने से इनकार करते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है और सिंह ने निलंबन को अवैध भी बताया है। इससे पहले राज्य सरकार ने गुरुवार को सिंह पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ निलंबन के आदेश जारी किए थे। परमबीर सिंह की दलील है कि वरिष्ठता के अनुसार मैं पुलिस महानिदेशक के इस आदेश को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं पुलिस महानिदेशक की श्रेणी में का अधिकारी हूं और इसे देखते हुए पुलिस महानिदेशक उनके निलंबन का आदेश नहीं दे सकते हैं। सिंह का कहना है कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ही इस तरह का आदेश दे सकते हैं। फिलहाल मनु कुमार श्रीवास्तव राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, लेकिन वो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से छुट्टी पर हैं, इसलिए वो परमबीर सिंह के निलंबन का आदेश नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि परमबीर सिंह के इस वार का राज्य सरकार क्या काट निकालती है, क्योंकि गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही तुरंत बाद सिंह के निलंबन की फाइल को क्लियर कर दिया था और देवाशीष चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट में परमबीर पर सरकारी सेवा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। परमबीर सिंह उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब ये निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं और उसके बाद विद्रोही तेवर खुद परमबीर सिंह ने अपना लिए हैं, क्या कुछ इसमें अहम जानकारी? मुस्कान जी, देखिए परमबीर सिंह ने जिस तरह से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा था, उसके बाद से ही लगातार उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हालांकि मुंबई सहित नवी मुंबई में लेकर अब तक उनके ऊपर 5 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जाने वाली बात कही जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत जरूर दी। फिलहाल यह भी जानकारी है कि परमबीर सिंह को जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य में सुधार होते ही सबसे पहले उनकी फाइल की जांच की। फाइल के दौरान उन्होंने परमबीर सिंह की जो फाइल थी उस पर निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिलहाल कल देर शाम उनका निलंबन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई। हालांकि निलंबन का जो पत्र होता है वह परमबीर सिंह लेने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन परमबीर सिंह ने हवाला दिया है कि वह खुद बतौर होमगार्ड निदेशक के तौर पर कार्यरत है। ऐसे में अगर कोई निदेशक उन्हें निलंबन की बात करता है तो जाहिर तौर पर वह नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके निलंबन का जो अधिकार है वह सिर्फ गृह विभाग के मुख्य सचिव को है। तो ऐसे में मुख्य सचिव जब बीमार है तब उन्हें निलंबन की प्रक्रिया नहीं की जा सकती, उन्हें पत्र नहीं दिया जा सकता। लेकिन आखिरी में आपको बता दें कि देर रात होते होते परमबीर सिंह को वह निलंबन का पत्र लेना पड़ा, यानी कि उन्होंने यह पत्र स्वीकार कर लिया है। जी
सत्यप्रकाश, देखिए ये पत्र से स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उससे पहले विद्रोही तेवर बहुत अपनाए गए थे। अब जिस तरीके से खुद उद्धव ठाकरे ने जैसे ही वो अस्पताल से रिलीज हुए तुरंत ये बात उन्होंने जो परमबीर सिंह है उनके खिलाफ जो फाइल थी उसको क्लियर किया। अब इसमें समझने वाली बात ये है, क्योंकि अनिल देशमुख को टारगेट किया गया था, टारगेट देने का आरोप लगाया था अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह ने, तो क्या ये आरोप का बदला लेने की कार्रवाई इसे कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए परमबीर सिंह ने जिस तरह से गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, उसके बाद से पूरा मामला तुल पकड़ा। अब ऐसे में खुद जो है पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में वसूली, एक्सटॉर्शन और धमकाने का मामला दर्ज किया गया। उसके बाद से वह आरोपी हो गए। लेकिन जिस तरह से उनको 6 महीना पहले ही होम गार्ड का महानिदेशक बनाया गया था, लेकिन बीमारी का बहाना करके वह तब से बाहर थे और 232 दिन तक वह मुंबई पुलिस की जो आधिकारिक है उससे दूर रहे। अब ऐसे में लगातार राज्य सरकार उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं मिले। अचानक से वह क्राइम ब्रांच के सामने आ गए, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन तब किया जब उन्होंने लाल बत्ती की गाड़ी, यानी कि जिस तरह से राजकीय प्रशासन का अवहेलना करते हुए वह लाल बत्ती की गाड़ी से आए, जबकि उन्हें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर आईपीएस जो लॉबी है उस पर काफी परेशानियां होने लगी। आईपीएस लॉबी ने इसका विरोध भी किया। हालांकि खुद गृह मंत्री ने कहा कि इसकी जांच हम करवाएंगे कि किस तरह से उनने इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। शायद इसी का खामियाजा जो है परमबीर सिंह को अब भुगतना पड़ रहा है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो उन्होंने उस समय किया, और कहीं ना कहीं जो उनका पद है, जो उनका रुतबा है, उसका अब भी वो हवाला देते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं खुद एक अधिकारी हूं, बड़ा अधिकारी हूं, और इसी वजह से मैं उनका आदेश नहीं मानूंगा, इस तरीके की बातें अब भी वो कहते नजर आए। देखिए बिल्कुल मुस्कान जी, जिस तरह से परमबीर सिंह क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुए, फिर जो चांदीवाल कमीशन के सामने हाजिर हुए, फिर चांदीवाल कमीशन में खुद आरोपी बने, सचिन वजह से उन्होंने आधे घंटे बात की। यह भी बड़ा सवाल करता है कि जब 2 आरोपी अलग अलग मामलों में है तो ऐसे में एक साथ बात कैसे हो सकती है। यह भी एक बड़ा मामला होता है। इससे भी गृह विभाग ने सीधे तौर पर उनके ऊपर जांच का आदेश दिया। जैसे जांचों पर परमबीर सिंह जब से आए तब से अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल यह कहता है कि वह एक आरोपी है, एक भगोड़ा थे। हालांकि कोर्ट ने उनको भगोड़ा करने से पहले तमाम जो प्रक्रिया थी उसको निलंबित कर दिया था। लेकिन परमबीर सिंह जिस तरह से लगातार मुंबई में अपनी मनमानी करते आए हैं, शायद इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आते ही सबसे पहले उनकी फाइल देखी और निलंबन की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर दिया। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल निलंबन स्वीकार करने से इनकार के बाद अब परमबीर सिंह ने देर रात निलंबन को स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।